नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। मन की बात कीजिए मगर कुत्तों पर और खिलौनों पर मत कीजिए, क्योंकि चीन के साथ सटी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। क्योंकि हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि इस वक्त भारत और चीन के बीच में जो तनाव है वो 1962 के बाद अब तक के सबसे गंभीर तनाव है। और आप सब जानते हैं कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और आज यह विषय मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि भारत के लिए एक बहुत ही चिंताजनक खबर सामने उभर कर आ रही है। और वो खबर क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारतीय सेना ने प्रेस रिलीज जारी किया है और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक चीन की सेना ने एक बार फिर LAC की गरिमा को भंग करने का प्रयास किया है, LAC पर फिर से घुसने का प्रयास किया है। और क्या कह रहा है भारतीय सेना का प्रेस रिलीज, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। On the night of 29-30th August 2020, PLA troops violated the previous consensus arrived at during military and diplomatic engagements during the ongoing standoff in eastern Ladakh and carried out provocative military movements to change the status quo. Indian troops preempted this PLA activity on the southern bank of Pangong Tso Lake, undertook measures to strengthen our positions and thwart Chinese intentions to unilaterally change facts on the ground. भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया है और चीन की ऐसी किसी भी कारस्तानी को सफल होने में नाकाम बना दिया है। आज जब मैं आपसे सुनिए सरकार में मिल रहा हूं तो मैं आपके सामने मुद्दा क्यों रख रहा हूं दोस्तों? मैं ये मुद्दा आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि चीन का भारतीय जमीन पर कब्जा खत्म नहीं हुआ है। अब भी कई अहम ऊंचाइयों पर चीन बना हुआ है और ईस्टर्न लद्दाख में एक बार फिर अगर इस तरह का आक्रामक तेवर अपनाया गया है तो यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि चीन के तेवरों में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं आपको बतला दूं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने यह भी कहा था कि अगर चीन का कब्जा जारी रहा तो हम सैनिक टकराव का विकल्प भी टटोल सकते हैं। यानी कि भारतीय नेतृत्व की तरफ से लगातार विरोधाभासी बयान सामने उभर कर आ रहे हैं। और मैं विरोधाभासी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जतलाया था कि ना चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है और ना ही चीन ने हमारी जमीन पर प्रवेश किया है। मगर जो बयान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दे रहे हैं या जो बयान विदेश मंत्री S जयशंकर दे रहे हैं वो काफी हद तक प्रधानमंत्री के बयान से अलग दिखाई देता है। यही नहीं, ये जो इंटरव्यू उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, विदेश मंत्री S जयशंकर कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि चीन LAC पर इतने आक्रामक तेवर क्यों अपना रही है। आपको यह बयान अटपटा सा नहीं लगता दोस्तों? अब भी हमारे विदेश मंत्री को यह नहीं पता कि चीन LAC पर क्यों उसकी गरिमा को भंग करने का प्रयास कर रहा है। पत्रकार शिव अरूर ने यह सैटेलाइट मैप अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट किया है। बकौल शिव, भारत और चीन के बीच में इस जगह टकराव हुआ है। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, बाईं ओर चुशूल दिखाई देता है, या फिर यह कहा जाए यह टकराव चुशूल सेक्टर में हुआ है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं फिंगर 4 दिखाई दे रहा है जो कि पैंगोंग सो लेक से सटा हुआ है। यानी कि जिस जगह पर यह टकराव हुआ वो एक निहायत ही संवेदनशील जगह है। इससे जुड़े मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, भारत और चीन की सीमाओं के बीच क्या टकराव भारतीय जमीन पर हुआ है? सवाल नंबर 2, अगर यह टकराव भारतीय जमीन में नहीं हुआ है तो यह भारतीय जमीन से कितना दूर है? सवाल नंबर 3, आखिर इस मुद्दे को लेकर स्थिति कब साफ होगी? सवाल नंबर 4, क्या दोनों देश एक सैनिक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? और सबसे दुख की बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह की खामोशी भारतीय एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात कि भारतीय मीडिया भी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। चीन लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है मगर जो बुनियादी या जो असली मुद्दे होने चाहिए उस पर खामोशी बरती जा रही है।
सारा ध्यान किस तरफ है? सारा ध्यान यहां पर बना हुआ है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मामले में। और उस मुद्दे में भी असली मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। बताइए ना आप, जिस संदीप सिंह के बारे में मीडिया ने लगभग ये घोषणा कर दी थी कि उसका हाथ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में है, अब उस संदीप सिंह के मुद्दे पर मीडिया अचानक खामोश क्यों हो गया? कि आप ये सवाल नहीं करना चाहिए आपको? क्यों हो गया, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी ये फिल्म थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन था? जी हां, संदीप सिंह इसके प्रोड्यूसर थे। अब ये तस्वीरें देखिए, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ये मान्यवर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने इस खबर के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर है, यह भी आरोप लगाए कि इस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को 53 फोन कॉल्स किए थे, 53 फोन कॉल्स। मैं जानना चाहता हूं कि जो न्यूज चैनल्स के एंकर्स चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर रिया चक्रवर्ती को टारगेट करते हैं, वो ये मुद्दा आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? संदीप सिंह अचानक गऊ कैसे बन गया? भगवान की बकरी कैसे बन गया? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर यह है श्वेता सिंह कीर्ति का ट्वीट। कौन है श्वेता सिंह कीर्ति? वो है सुशांत सिंह राजपूत की बहन। क्या कहा है श्वेता सिंह कीर्ति ने, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। माई गॉड, लिसनिंग टू न्यूज लाइक दिस ब्रेक्स माई हार्ट अ मिलियन टाइम्स। वॉट ऑल दे डिड विद माई ब्रदर। ये किस बारे में इनकी नाराजगी है? इनकी नाराजगी इस शख्स के बारे में है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। न्यूज नेशन ने इस शख्स का इंटरव्यू लिया था और यह शख्स यह दावा कर रहा था कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत की लाश पर बहुत सारे निशानात देखे। इस शख्स ने यह भी दावा किया कि वहां पे डॉक्टर्स ने यह कहा था कि इस निशान से पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की। मगर अब मैं आपको हकीकत दिखाना चाहता हूं। बाद में क्या होता है दोस्तों कि आज तक न्यूज चैनल इसी शख्स का फिर से इंटरव्यू करता है और वो क्या कहता है आपके स्क्रीन पर, मुझे बड़े लोगों की मैयत में जाने में बहुत मजा आता है। एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई इसीलिए देखने आया था। मैं एक सोशल वर्कर हूं। वो एक सोशल वर्कर है जो चुपचाप पोस्टमार्टम जहां पर हो रहा था लगातार घुस गया। और यही नहीं, यह शख्स एक्सपर्ट भी नहीं है। आज तक ने जब इस शख्स से इंटरव्यू किया तो इसने बताया मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। इसने यह भी कहा कि जो निशानात उसने सुशांत सिंह राजपूत के जिस्म पर देखे थे या लाश पर देखे थे, वो ये नहीं बता सकता कि ये निशानात पोस्टमार्टम से पहले के हैं या बाद के हैं। मगर इस शख्स के बयान पर मीडिया ने पूरा एक नैरेटिव खड़ा कर दिया सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर। मैं फिर आपको बतला रहा हूं और बार बार बतला रहा हूं, चाहे संदीप सिंह का मामला हो, चाहे इस शख्स का मामला हो जिसे पोस्टमार्टम एक्सपर्ट के तौर पर मीडिया ने पेश किया और इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी, या फिर रिया चक्रवर्ती खुद, इसको लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से सीबीआई या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आंशिक जानकारी लीक कर रही है मीडिया को, इससे बचने का प्रयास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस मामले को जिस तरह का रवैया मीडिया कर रहा है, यह साफ होता जा रहा है कि कुछ और नहीं कर रहे बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की याद को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और जो असली मुद्दे हैं हमारे सामने, वो मुंह बाहे खड़े हैं। असली मुद्दा कौन सा? कि चीन ने एक बार फिर, जी हां, एक बार फिर हमारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है, एक बार फिर आक्रामक तेवर अपनाए हैं। और इस मुद्दे को लेकर कोई जवाब नहीं देना चाहता, इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और बात यहां नहीं रुकती। एक तरफ चीन ने दोबारा हमारी जमीन में घुसने का प्रयास किया है और दूसरी तरफ कोरोना को लेकर भारत एक पहलू को लेकर नंबर 1 हो गया है। और इस चीज को लेकर हम अपनी पीठ को ना थपथपाएं। मुद्दा क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खबर आपके सामने। भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ पिछले एक सप्ताह में तेजी से बढ़ रहा है।
देश में रविवार को कोरोना मामलों की संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत 24 घंटे में, गौर से सुनिए, इसके साथ ही भारत 24 घंटे में दर्ज सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में एक दिन में 80,000 के करीब कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इससे पहले अमेरिका में 24 जुलाई को एक दिन में सबसे ज्यादा 78,586 केस रिकॉर्ड हुए थे। तो भारत ने अमेरिका को पछाड़ते हुए वो नंबर 1 हो गया है कोरोना केसेस को लेकर। यह खबर आपके सामने है। और एक तरफ जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बच्चों से यह उम्मीद की जा रही है कि वो नीट, NEET और JEE की परीक्षा दें। प्रधानमंत्री, जब आप कल मन की बात करने आए थे तो मैंने उम्मीद की थी कि कम से कम इस मन की बात में आप सांत्वना तो देंगे उन छात्रों को, उनके दिल की बात तो सुनेंगे, या कम से कुछ एक हल्का सा ट्वीट भी कर देंगे। मगर उसको लेकर अब तक एक खामोशी बनी हुई है आपकी तरफ से। मैं जानता हूं कि आपके मंत्री लगातार कह रहे हैं, मगर जो कोरोना का मैंने आपके सामने आंकड़ा पढ़ा है उसकी वजह को समझिए। उससे यह प्रमाणित हो रहा है कि कोरोना को लेकर भारत में हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। और आपकी तरफ से उन छात्रों को एक शब्द नहीं कहा जा रहा। मन की बात कीजिए, मगर इन छात्रों की दिल की बात भी सुनिए। बहुत जरूरी है कि आप इस मुद्दे पर साफ गोई से अपनी बात सामने रखें, मगर वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं उसको लेकर आपकी तरफ से पूरा सन्नाटा है। सबसे पहला मुद्दा चीन को लेकर। उल्टा जो बयान आपकी तरफ से दिया गया वो दिग्भ्रमित करने वाला बयान था। दूसरा मुद्दा जिस पर आप पूरी तरह से खामोश हैं, कौन सा मुद्दा? वो है कोरोना संकट को लेकर, और खासकर इसका ताल्लुक NEET और JEE परीक्षा को लेकर है। और तीसरा मुद्दा वो है इकोनॉमी को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। और आज इसी मुद्दे पर वायनाड से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया, पूरी दुनिया में आया, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत GST और लॉकडाउन। आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। ये मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। तो मीडिया का ध्यान इन तीनों समस्याओं में से किसी के ऊपर नहीं है।
ना नीट और जेईई को लेकर छात्रों की दिक्कतों को लेकर है, ना इकोनॉमी को लेकर है जो नेता विपक्ष के एक नेता राहुल गांधी उठा रहे हैं, और चीन को लेकर भी लगातार सन्नाटा बना हुआ है। मुद्दे उठाए भी जाते हैं न्यूज चैनल्स में तो सिर्फ मुद्दों को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज हम सुनिए सरकार में ये तमाम मुद्दे आपके सामने उठा रहे हैं क्योंकि इन मुद्दों का सीधा नाता आपके साथ है। तो सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को न सिर्फ लाइक और शेयर करें बल्कि HW न्यूज को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को दबाएं और इस कार्यक्रम को कम से कम अपने 5 दोस्तों या कॉन्टैक्ट्स के साथ WhatsApp और SMS पर साझा करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।